यूटीआई जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, चाहे वो लेडीज़ में चाहे जेंट्स में। आधे से ज़्यादा लोग तो कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं क्योंकि शुरू में वो डॉक्टर को दिखाने से झिझकते हैं। बच्चों में भी हाँ यूटीआई जी, हाँ होती जी, है। बिल्कुल बच्चों में भी होता है। मतलब यूरियन प्रॉब्लम से किडनी भी डैमेज हो हाँ जी, सकती है। बिल्कुल। महिलाओं में जो है पुरुषों के मुकाबले डबल चांसेस है यूटीआई होने के। ये बात तो मुझे भी नहीं पता था कि जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी यूटीआई हो जाता तो है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में होता है उनमें यूटीआई होगा तो उनमें भी अर्ली डिलीवरी या प्री मेच्योर बर्थ जिसको बोलते हैं उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। किडनी स्टोन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने खुद भी फेस की है। इट्स अ वेरी पेनफुल। तो 2-4 दोस्त बैठे होते हैं तो बोलते हैं कि बियर पियो और स्टोन निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सच है या झूठ है? प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो वो क्यों होता है सर? डॉक्टर बनना कितना डिफिकल्ट था आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में? जी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड। आपको यहां मिलाते हैं हम अच्छे मेंटोर से, देते हैं बहुत ढेर सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको मिलाने जा रही हूं डॉक्टर बोधराज जी से, जो कि हैं एक यूरोलॉजिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ब्राइट किडनी हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर भी हो हाँ जी। और यूरोलॉजिस्ट भी हाँ हो, जी, हाँ जी। तो आपकी क्या क्या डिग्रीज हैं, क्या होता है ये सारा सिस्टम? हाँ जी, देखिए मेडिकल फील्ड में सबसे पहले तो एक बेसिक वो हो जाती है क्वालिफिकेशन, वो है एमबीबीएस है। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन, जो सर्जरी है या एमडी करते हैं जो हाँ मेडिसिन के जी। डॉक्टर हैं। और उसके बाद आती है सुपर स्पेशलिस्ट। ओके। तो उसमें जो मेडिकल वाले होते हैं वो डीएम बनते हैं, और ओके। जो सर्जिकल फील्ड से होते हैं जैसे सर्जन वगैरह, तो वो एमसीएच करते हैं स्पेशलाइजेशन। ओके। और मेरा है जो जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी से रिलेटेड सुपर स्पेशलिटी है, तो ये एमसीएच यूरोलॉजी के अंदर आती हैं। थैंक यू सर। जैसे कि आपने बताया कि आपकी किडनी से रिलेटेड हाँ। है, तो आज हम बात करेंगे। मैं अपने ऑडियंस को पहले ही बता देना चाहती हूँ, आज हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो यूटीआई के ऊपर बात करेंगे, एक किडनीज की प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे, और एक प्रोस्टेट जो कि जेंट्स में एक एज के बाद पाई जाने वाली बीमारी है, उसके ऊपर बात करेंगे। सर पहले हम यूटीआई से शुरू करते हाँ हैं। जी। सर सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि यूटीआई जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, चाहे वो लेडीज़ में चाहे जेंट्स में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ यूटीआई इतना होता क्यों है और किन में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं हाँ। इसमें? हाँ जी, यूटीआई जो है इंडिया में सही में आपने कहा बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आधे से ज़्यादा लोग तो कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं क्योंकि शुरू में वो डॉक्टर को दिखाने से झिझकते हैं, ओके। या उनको पता नहीं होता है, शर्म आती है। तो अर्ली जो सिम्टम होते हैं वो वैसे ही विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो घर पे ट्रीट करते रहते हैं, और जब बिगड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में आते हैं, जिसको मुश्किल होता है ट्रीट करना। ओके। हाँ जी। और यूटीआई को भी हम लोग एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ओके। एक तो हो गया बच्चों में। बच्चों में भी हाँ यूटीआई जी, हाँ होती जी, है? बिल्कुल बच्चों में भी होता है। ओके। एक हो गया एडल्ट्स में और एक ओल्ड एज में, क्योंकि तीनों के कारण जो है डिफरेंट होते हैं। ओके सर, हाँ फिर जी। हम बात करते हैं। पहले मुझे बच्चों का नहीं हाँ जी, पता हाँ जी, था हाँ जी। कभी भी, बच्चों में यूटीआई क्यों हो जाता है? हाँ जी, बच्चों में तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज डेवलपमेंट डिफेक्ट हो, है ना, किडनी या यूरेटर से रिलेटेड मोस्ट कॉमन कॉज उनमें वही होता है ओके। है ना। बर्थ के टाइम पे जो किडनी की नली है या यूरिन की पाइप है उसमें कोई डिफेक्ट हो, उसके कारण वो यूरिन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, उसके कारण Okay. बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब बच्चों में जो है होने वाले मोस्टली कारण होते हैं, जन्मजात कारण होते हैं, जिसको Okay. अर्ली डायग्नोसिस और उसके अकॉर्डिंग उसकी सर्जरी करवाना ज़रूरी होता है। ओके। नहीं तो वो फिर बाद में अल्टीमेटली किडनी वगैरह डैमेज कर सकते हैं। ओह, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब यूरियन प्रॉब्लम से किडनी भी डैमेज हो हाँ जी, सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अडल्ट में कब होता है और हाँ जी, क्यों होता हाँ है? जी। अगेन अडल्ट में भी वही है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो महिलाओं में होता है ना। महिलाओं में जो है पुरुषों के मुकाबले डबल चांसेस है यूटीआई होने के। ओके। उसका एक तो नेचुरल रीज़न यही है कि जो यूरेथ्रा है उसकी लेंथ जो है फीमेल में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर ही है। ओके। हाँ जी, मतलब कि कोई बैक्टीरिया है अगर उसको ब्लैडर में जाना है तो उसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है और इजीली वहाँ पे पहुँच जाता है, एज़ कम्पेयर टू मेल जिसकी यूरेथ्रा की लेंथ ही 15 to 20 सेंटीमीटर के आसपास ओके, होती है। इतना डिफरेंस हाँ है जी। दोनों में? तो ये एक मेन कॉज है कि फीमेल्स में यूजली फ्रीक्वेंट
जो यूटीआई हो जाता है, अगेन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है, उसके में कोई लोकल हाइजीन प्रॉब्लम हो, वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। ओके। एक चीज़ और मैंने जो सुना है कि आफ्टर सर्जरी काफ़ी लंबे टाइम तक महिलाओं में कोई भी अगर सर्जरी होती है उनकी सर्जरी के बाद लंबे टाइम तक यूटीआई रहता है, वो क्यों? यूजली आफ्टर सर्जरी में कोई रिस्क फैक्टर हो तो ही होता है, अगर तो पेशेंट डायबिटिक वगैरह हो, ओके। या फिर उनको कोई पेशाब की नली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम स्ट्रक्चर वगैरह हो, तो उन लोगों में परसिस्ट करता है, अदरवाइज तो ऐसे कॉमन मैन में ऐसे नहीं होता है। ओके सर, जेंट्स में क्यों होता है और कब होता है ये? हाँ जी, जेंट्स में भी एडल्ट एज ग्रुप में तो बचपन में तो बता दिया आपको, जैसे कॉन्जेनिटल कारण होता है, वो और तो लेडीज और जेंट्स दोनों में हाँ हो जी, हाँ सकता जी, है ना? और जेंट्स में फिर वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है होता है सेक्सुअल एक्सपोजर, है ना, ओके। अनसेफ सेक्स जो बोल सकते हैं, Okay. और मल्टीपल पार्टनर हों, वो Okay. लीडिंग कॉज है। ये तो दोनों में लीडिंग कॉज है, मेल एंड फीमेल में। हाँ जी, हाँ जी, इसके कारण भी हो जाता हाँ है? जी, एक लोकल हाइजीन है और बाकी ये कारण है। एडल्ट्स जो है, जो बोले 20 से 40 साल के एज ग्रुप में, ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। सर जैसे कि हम यूटीआई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या यूटीआई के लिए जो जिनको अगेन एंड अगेन हो रहा है, तो उसको घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, अगेन अगेन हो रहा था वो, अगेन वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, तो उसको तो Okay. किसी एक्सपर्ट को ही दिखाना चाहिए आपको। ओके। जो सिंपल है उसके लिए तो 2-3 दिन की एंटीबायोटिक ही सफिशिएंट होती है। ओके। जो जिसको फर्स्ट टाइम हुआ हो ना, बार बार नहीं हो रहा हो, तो वो सिंपल यूटीआई के अंदर आते हैं, जिनको हम ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए रहती है, सिंपल एंटीबायोटिक्स 2 या 3 दिन के देते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हाँ सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी को है 6 महीने में 2 बार या उससे ज़्यादा हो रहा है, ओके। या फिर 1 साल में 3 बार एपिसोड आया या उससे ज़्यादा रहा हो, वो रिकरेंट इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिनको ओके। प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है। ओके। सर जैसे कि अगर किसी ने जानना हो कि मुझे यूटीआई है या नहीं, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, यूटीआई के सबसे मोस्ट जो सबसे ज़्यादा सिम्टम है वो रहता है अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब कि जो एम्ब्लिकस जो नाभि बोलते हैं, इसके नीचे जो है पेट में उसको डिस्कम्फर्ट सा होगा, जलन वलन महसूस होती है, हैवीनेस होती है। दूसरा, ड्यूरिंग यूरिनेशन उनको बर्निंग सेंसेशन होगा, और उनको हमेशा डिज़ायर रहेगी कि मुझे यूरिन करना जाना है, मतलब यूरिन करके भी आ जाएंगे, फिर भी उनको ऐसा लगेगा नहीं नहीं अब ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ, मुझे फिर जाना है। और बार बार पेशाब जाना है ना, रात को विदाउट एनी रीज़न उनको 3 to 4 टाइम उठना पड़ेगा, और बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास होता है। हाँ, ड्रॉप्स में, है ना? तो ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है ये सिस्टम, के जेंट्स में भी सेम ही रहता है? सिम्टम तो दोनों में कॉमन नहीं रहते हैं, बट ये कि हाँ इंसिडेंस जो यूटीआई के वो लेडीज़ में तो बहुत ज़्यादा है जेंट्स के कंपैरिजन में। तो यूरिन जो है थोड़ा सा स्मेली आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है यूरिन में, रेड। ओके। हाँ, तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी, क्या पानी ज़्यादा पीने से यूटीआई नहीं होता, कि ये मिथ ही है? नहीं, ये आपने सही कहा, पानी ज़्यादा पीने से यूटीआई जो है वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। ओके। मतलब जितना पानी पियेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, उतना जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजेंस है, उनका वॉश आउट हो जाता है। ओके। तो पानी ज़्यादा पीना है, और दूसरा आपको यूरिन होल्ड नहीं करना है। ये दो नेचुरल चीज़ों से भी हम लोग काफ़ी हद तक यूटीआई को कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर बच सकते हैं इन चीज़ों से। सर जैसे कि आपने बताया कि पानी ज़्यादा पीने से यूटीआई नहीं होता, तो क्या लिक्विडिटी डाइट लेने से, जैसे कि दूध या फिर दही, लस्सी, जूस, इनके पीने से भी यूटीआई में कुछ फ़र्क पड़ता है? कोई भी लिक्विड लें, स्पेशली जो क्रैनबेरी जूस है, उसमें जो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म होता है, ई कोलाई जो है, तो जो क्रैनबेरी में होते हैं उसके अगेंस्ट नेचुरल वो रेजिस्टेंस होता है। तो मोस्टली अगर जिनको बार बार यूटीआई होता है, उनको क्रैनबेरी जूस या फिर टैबलेट्स भी आते हैं, वो पीने की सलाह देते हैं हम लोग, ना, क्योंकि वो है डेफिनेटली बेनिफिशियल है उसमें, जिनको बार बार होता है। बेसिकली कैनबेरी जूस या फिर कैनबेरी टैबलेट्स खा के भी आप अपना यूटीआई ट्रीट कर सकते हैं। जिनको जैसे बार बार हो रहा है, जो मैं बोला था रिकरेंट, जिनको 6 महीने में 2 या उससे ज़्यादा एपिसोड हो गए, या साल भर में 3 या उससे ज़्यादा हो गए, तो उनको यूजुअली यही रिकमेंड करते हैं, वो भी 2-3 महीने तक मतलब क्रैनबेरी जूस का लेने से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, दोबारा इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है।
सर एक चीज़ और मैं जानना चाहती थी, बीइंग अ वुमेन, जैसे कि हमें देखने को मिलता है, या फिर हम खुद भी, मैं रियलाइज़ करती हूँ कई बार, अगर हम किसी गंदे टॉयलेट को या फिर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनको यूज़ करने से भी क्या यूटी हो हाँ सकता जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्लीन एटमॉस्फेयर नहीं होता, सबसे ज़्यादा मतलब कि कैच ही वहीं से इन्फेक्शन होता है। और फीमेल में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रल लेंथ, उनमें तो रिस्क फैक्टर वैसे ही होती हैं, ओके। है ना। मेल में अगेन वो है, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिनेट करते हैं तो उनको वैसे रिस्क फैक्टर कम है। कम है। अगेन फीमेल सिटिंग पोजीशन होती है और डर्टी एटमॉस्फेयर हो तो फिर वो वहाँ से वो रिस्क ज़्यादा रहता है फैलने का। कई लोगों को जो सुनने में आता है, खास करके मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुने हैं कि उनको लीकेज होना शुरू हो जाता है हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी सी एज के बाद, है हाँ जी, ना, हाँ जी। खास करके डायबिटीज़ के पेशेंट को। तो क्या वो भी एक यूटीआई का फैक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जो ओल्ड एज में जो है डायबिटिक पेशेंट में, जैसे हमारे वो हाथ पैर में कमज़ोरी आती है, वैसे भी जो पेशाब के कंट्रोल वाले होते हैं शुगर के कारण, जैसे कोई नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, वो वॉल्व कमज़ोर हो गया, तो उससे मेल्स और इवन फीमेल में जैसे मल्टीपल बर्थ हों, उसमें जो पेल्विक जो एक्सरसाइज होती है, जिनका काम है कि पेशाब को होल्ड करके रखना ओके। है ना, तो फीमेल्स हैं, मल्टीपल बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी हुई हों, ओके। या फिर आफ्टर मेनोपॉजल एज जो है काफ़ी हद तक उनमें भी ये इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम रहती है। तो वही चीज़ है, यूरिन लीक होगा तो अगेन वो लोकल हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, तो उससे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है फिर। तो सर इसको हम अपने घर में ही रह कर कैसे, मतलब यूटीआई को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं कि हो ही ना? अगेन वही वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, हेल्दी डाइट, ओके। एंड सेकंड थिंग लोकल हाइजीन में बोल रहा हूँ, ओके। है ना। बिहेवियर चेंज में ये स्पेशली फीमेल को वो करना चाहिए, जो ड्यूरिंग वो मोशन पास करते हैं, जो वाइब्स है उसका डायरेक्शन एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब कि अवे फ्रॉम यूरेथ्रा होना चाहिए। ओके। नॉर्मली कई बार हम वाइप्स करते हैं तो हम पीछे से आगे की तरफ आते हैं। Okay. अगेन वो फिर वो कंटामिनेटेड जो भी मटेरियल होगा ड्यूरिंग डेफिकेशन जो हम लोग करते हैं, वो आगे यूरेथ्रा के पास आ गए, उससे रिस्क बढ़ जाता है यूटीआई होने का। और जैसे मैंने जूस वगैरह इंटेक जो नेचुरल वो उनसे ठीक हो इम्यूनोमॉड्यूलेटर, सकता हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बच सकते हो आप। मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता पर बचा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या सर यूटीआई होने से कैंसर होना या फिर डेथ होने की भी संभावना होती है? हाँ जी, अगर यूटीआई को प्रॉपरली ट्रीट ना कीजिए, वो कॉम्प्लिकेट हो गई। जैसे मैंने बताया कि यूटीआई भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे सर्दी ज़ुकाम है ना, एक तो सिंपल सर्दी ज़ुकाम हो गया, हाँ जी। और जिसमें हम लोग सिंपल कॉमन कोल्ड के ले लेते हैं, चल जाता है। हाँ, और एक हो जाता है, लिब्रोसिट्रिजिन हाँ जी, ले हाँ जी, लेते हैं। बिल्कुल, एक हो गया जो कॉम्प्लिकेट, जो निमोनिया डेवलप हो गया, ओके। है ना, तो उसमें भी जैसे डेथ के चांसेस है। वैसे भी यूटीआई जैसे लोअर ट्रैक्ट है, अप टू जो ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा ब्लैडर का इन्फेक्शन, वो लोअर ट्रैक्ट में आता है। लेकिन अगर वही जो कॉम्प्लिकेट हो गया तो वो असेंड करके किडनीज तक चल पहुंच गया, तो किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को सेप्सिस वगैरह के कारण डेथ के भी चांसेस होते हैं। इवन जो अगर प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, उनमें यूटीआई होगा तो उनमें भी अर्ली डिलीवरी या प्री मेच्योर बर्थ जिसको बोलते हैं, उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, ये बात तो मुझे भी नहीं पता था हाँ कि जी, हाँ जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी यूटीआई हो जाता है। हाँ जी, यूटीआई तो उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, प्रेग्नेंट। जैसे अब हम यूटीआई की बात कर रहे हैं, क्या यूटीआई भी अलग अलग तरह का होता है? हाँ, डिपेंडिंग अपन एज ग्रुप, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। एक तो ये हो गया कि कोई कॉज हो, है ना। एक तो सर्जिकल कॉज, ये स्टोन है तो स्टोन के कारण भी यूटीआई हो सकता है ना। तो वो फिर उन चीज़ों में कॉज को ट्रीट करना पड़ता है, खाली दवाई से काम नहीं चलता है ना। स्टोन के कारण अगर है तो स्टोन को ट्रीट करना पड़ेगा, स्टोन निकालना पड़ेगा। या बच्चों में जो नियोनेट्स में जो बताया था, लेस देन 2 ईयर में जो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली होता है, कोई जन्मजात बीमारियाँ ही होती हैं यूरोजेनेटिक ट्रैक्ट में, तो अगर वो हैं तो वो डिटेक्ट करके उसका कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करके ही। सॉरी सर, प्रोस्टेट भी क्या यूटीआई का कोई रीज़न हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने किडनी स्टोन के बारे में बात की, तो प्रोस्टेट के कारण भी यूटीआई हो सकता है? बिल्कुल। इवन ये तो मोस्ट कॉमन कॉज हो जाता है एक तरह से, एडल्ट मतलब आफ्टर एज ऑफ 60। तो प्रोस्टेट भी एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ बढ़ती है। जैसे इंसान के बाल सफ़ेद होने, वैसे हर इंसान को एक एज के बाद प्रोस्टेट के सिम्टम आते ही आते हैं। ये मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को नहीं पता होगा, उनको लगता है कि एक बीमारी है, पर ये होनी ही होनी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर अब हम बात करते हैं किडनीज के ऊपर, है ना। किडनी स्टोन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने खुद भी फेस की है। इट्स अ वेरी पेनफुल। तो मेरी ऑडियंस को पहले तो ये जानना है कि किडनी स्टोन होती क्यों है? देखिए, किडनी स्टोन के मल्टीपल फैक्टर होते हैं।
मोस्टली 80-90% केस में तो कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के स्टोन होते हैं। ऑक्सलेट बनते कैसे हैं? हाँ वो जी। डाइटरी प्रोडक्ट से आते हैं, ओके। जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी भी होते हैं ना? जैसे पालक है, टमाटर है, लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम ऑक्सलेट हाई वो उसमें होता है। वो एक स्टोन का कारण। और सेकेंड दूसरा कारण होता है कि हम लोग पानी कम पीते हैं। ओके। यूरिन जैसे जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा उसमें जो ये सारे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल है, जो भी स्टोन के बनने वाले वो होते हैं, वो डिपॉजिट होते रहते हैं किडनी में। ओके। उनका यूरिन का डाइल्यूशन अगर जितना कम होगा उतना रिस्क स्टोन बनने का ज़्यादा हो जाता है। ओके सर, जैसे कि आपने बताया, मैंने एक जगह पे ये चीज़ सुनी है कि समटाइम्स पानी होता है जो किसी जगह का स्पेशल पानी, वो हार्ड होता है, जिसमें कैल्शियम या फिर कोई और काफ़ी सारे तत्व होते हैं जो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, तो वो उसके स्टोन बन जाते हैं। क्या नहीं, ये सच है? ये थोड़ा मिथ है थोड़ा सा। पानी आप कोई सा भी पिए उससे स्टोन का रिस्क फैक्टर कम ही होगा, या हार्ड हो या नॉर्मल वाटर हो। बेसिकली हाँ जी, हाँ अगर जी, मैं पानी आपको वाटर बोलूं, इंटेक ज़्यादा होना चाहिए इंसान पानी को। हाँ जी। इनटेक के कारण आप यूटीआई से भी बच सकते हो, और हाँ जी, हाँ पानी जी। इनटेक के कारण आप हाँ जी। किडनी स्टोन हाँ से जी, भी बच हाँ सकते हो। जी। स्टोन के हार्डनेस मतलब ऐसे काफ़ी रिसर्च हुई है कि पानी के हार्डनेस से भी, बट इसका कोई रिलेवेंट वो कोई डाटा नहीं आया कि हार्डनेस से स्टोन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ओके। तो सर, किडनी स्टोन का पेन बहुत ज़्यादा होता हाँ जी, हाँ है जी। ना? तो पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी इस टाइम कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे किडनी हाँ जी, स्टोन है? हाँ जी। हाँ जी, सबसे पहले तो किडनी स्टोन जो होते हैं जो प्रॉपर किडनी में रहते हैं, जो स्मॉल स्टोन है वो तो यूजुअली इंसिडेंटल डिटेक्ट हो जाते हैं। आप किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड ओके। करने गए तो आपको स्टोन डिटेक्ट हो गए। ओके। तो यूजुअली किडनी के जो स्टोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन नहीं करते हैं अनटिल अनलेस वो आके यूरेटर या फिर किडनी के मुंह पे आके फंस जाएं। ओके। अगर साइड में पड़े हों किडनी के स्टोन वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, आपको कभी पेन नहीं करेंगे। इवन वो 30-40 mm तक साइज़ इंक्रीज़ कर जाते हैं। ओह। लेकिन हाँ, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टोन माइग्रेट होके आपके यूरेटर में आ गए, वो भले 5 mm का हो या 4 mm का हो, बहुत पेनफुल होते हैं। ओके। तो पेन से ही आपको वो हो जाएगा। पेन अनबियरेबल होता है, आपको 80-90% लोगों को तो इंजेक्टेबल दवा ओह। लेनी ही पड़ती है। समटाइम वॉमिटिंग्स भी लग हाँ जी, जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वॉमिटिंग भी हो जाती है। और दूसरा यूरिन में ब्लड आना, अगेन जो यूटीआई के सिम्टम है सारे वही हो सारे गए? वही हाँ जी, फ्रीक्वेंसी हो जाती है, बार बार ओके। यूरिन जाना पड़ता है, अ, रेडनेस इन यूरिन, ये सब चीज़ें हो जाती सर, मैंने जहाँ तक आपके बारे में जाना है कि आपने 25,000 से भी ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं। ये कितने टाइम हाँ में जी। किए? एक्चुअली मैंने 2013 ऑनवर्ड प्रैक्टिस स्टार्ट की एज अ ओके। रोमिंग सर्जन में। बहुत सारी एरिया में कवर करता था पहले तो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर ओके। प्रदेश एंड हिमाचल। ओके। तो ये 25,000 तो 2 साल पहले का डाटा। अब नाउ इट्स अच्छा। रीच अप टू मोर देन 28,000। ओह, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ तो जी। समटाइम्स मल्टीपल स्टोन्स भी होते हैं कि नहीं, एक दो ही होता है? नहीं, स्टोन तो किसी भी टाइप के आ सकते हैं। स्मॉल 10 mm से लेकर लार्ज 40-50 mm तक ओह। दोनों किडनी है। कई बार पेशेंट आते ही किडनी डैमेज करके हैं स्टोन के कारण, ओह। जो नेग्लेक्ट करते हैं। इट मीन्स किडनी भी डैमेज हो सकती है बिल्कुल स्टोन के हाँ जी, कारण? स्पेशली है जो स्टोन जो यूरेटर में हो, जो यूरिन पाइप ओके। जो बोलते हैं ना, हाँ जी। उसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हफ्ते 2 हफ्ते में अगर स्टोन नहीं निकल रहा, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, भले वो 4 mm का हो, 3 mm का हो, कोई ना कोई कॉज होगा उसको वो नहीं निकलने का। हो सकता यूरिन का पाइप नैरो हो, उसको ओके। पैसेज नहीं मिल रहा हो पास होने का, तो फिर वो ट्रीट करना चाहिए। आप ओके। हफ्ता 10 दिन आराम से वेट कर सकते हैं अगर आपकी बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लेकिन अगर हाँ, यूरेटर के जो स्टोन होते हैं भले वो स्मॉल क्यों ना हो, उसमें इतने नहीं रहना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होगा। तो वो उसका उस सर्जरी सबसे से ज़्यादा- हो सकता है सर? बिल्कुल, सर्जरी आजकल इतनी सेफ होती है बिना किसी कट के, सारी एंडो। ओके। ये बिना किसी कट के मतलब सर, प्लीज़ ये डिटेल में हाँ बताओ जी, हाँ आप। जी। देखिए, आजकल तो इतना एडवांसमेंट आ गया है कि आपको बॉडी पे कोई कट की ज़रूरत ही नहीं है। जो ओके। नेचुरल ओरिफिस है, जैसे यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास करते हैं, हम लोग वहीं से स्कोप डाल के अब तक तो किडनी तक के स्टोन भी ट्रीट हो जाते हैं। ओके। मतलब बेसिकली जिसको लेज़र कहते हैं आम हाँ जी, हाँ भाषा जी, में, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। उससे बिना किसी कट के भी हाँ उसको जी, हाँ स्टोन जी। को निकाला जा सकता है। पर सर, एक चीज़ जाननी थी मुझे, क्या स्टोन, जैसे आपने बताया कि किडनी भी फेल हो सकती है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो किन केसेस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं? हाँ जी, देखिए, मैक्सिमम चांसेस तो रहते हैं किसी को किडनी सिंगल हो, है ना, और उसको ओके। आगे स्टोन हो गया क्योंकि दूसरी किडनी नहीं है उसको कंपनसेट करने के लिए, या दोनों साइड स्टोन आ जाए, ओके। है ना, स्टोन के साथ और रिस्क फैक्टर हो, ओके। बीपी, शुगर का, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा
नहीं वो करना। उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर स्टोन बड़ा है तो एक्सपर्ट से मिलकर उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है। ओके। सर जैसे आपने बताया कि किडनी का ट्रीटमेंट, सर एक चीज़ और जाननी थी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, देखा है जहाँ घरों में जो शुगर पेशेंट होते हैं ज़्यादातर, उनको किडनी की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हो जाती हैं, वो हाँ जी। क्यों? देखिए, शुगर से तो हर एक बीमारी होती है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो आपको मतलब कि ऐसा शरीर का कोई ऑर्गन नहीं है जो अफेक्ट ना करें। शुगर के कारण? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओह, आपका नर्वस सिस्टम, किडनीज, सारा सारे सिस्टम, ही सारा इन्वॉल्व हो जाते हैं। टोटल इसलिए सिस्टम। शुगर को तो प्रॉपर कंट्रोल करना ही ज़रूरी है, क्या या तो शुगर डाइट के से या फिर मेडिसिन से, जो भी। सर क्या शुगर के कारण किडनीज फेल भी हो सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो लीडिंग कॉज है। अगर स्टोन ना हो, नॉन सर्जिकल कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा कारण ही शुगर और बीपी है, हाई बीपी है। ओके। क्योंकि ये किडनी की नसों को इतना पतला कर देते हैं जिससे किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ओके। तो इनसफिशिएंट ब्लड और ये सब चीज़ें की वजह से किडनी डैमेज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर जैसे हमने किडनी की बात की, क्या ये मिथ है या सच है कि एक किडनी के साथ इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सच है। अगर हेल्दी किडनी है, हम्म। इवन मतलब कि देखा गया कि हर 500 में से एक आदमी की तो सिंगल किडनी ही होती है। ओह, हाँ जी, हाँ जी। मतलब गॉड गिफ्टेड होती है कि या फिर? गॉड गिफ्ट बोलें या बोलें कि डेवलपमेंट नहीं होता, एक किडनी का सिंगल ही होती है कई लोगों में। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अगर वो बात तो हेल्दी मुझे है, नहीं पता हाँ थी जी, हाँ जी, अभी हाँ जी। तक। अगर हेल्दी किडनी है तो इवन ट्रांसप्लांट में भी जो करते हैं वो एक ही किडनी देते हैं, है ना। तो ओके। क्योंकि तो जिस पेशेंट्स के हमें निकालनी होती है किडनी, उसको भी ये सिंगल किडनी पे रह जाता है। अगर उसकी ओके। लाइफ को थ्रेट होता तो ये सब चीज़ें चालू होती ही नहीं, हाँ। है ना। हेल्दी डोनर से जैसे हमने किडनी लेनी है हाँ। तो उसकी भी एक किडनी रहती है। अगर नॉर्मल है तो तो फिर लाइफ लॉन्ग उसको कोई रिस्क नहीं प्रॉब्लम्स रहता। हाँ नहीं जी, एक आती। किडनी पे भी आदमी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सर एक और मैंने जानना था कि मिथ है या सच है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर स्टोन हो तो हाँ जी। दोस्त, 2-4 दोस्त हाँ बैठे जी, हाँ होते जी। हैं तो बोलते हैं कि बियर पियो और स्टोन निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। ये सच है या झूठ है? एक्चुअली बीयर जो है वो थोड़ा सा डायूरेटिक है, ओके। मतलब कि यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा देती है। ओके। तो लोग जो यूरेटर में स्टोन 3 to 4 mm आ जाते हैं उसके लिए ट्राई कर देते हैं, बट ये हेल्दी नहीं है। आप पानी भी पिएंगे वो सेम ऐसे ही एक्ट करेगी, ओके। है ना। तो बट ये लोग पानी नहीं पीते, पानी की जगह एज अ बियर बोलते हैं। अगर आप एक गिलास मतलब एक बियर की जगह एक बॉटल पानी भी पियोगे वही भी सेम काम करेगी। ओके। हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं है कि बियर नहीं पीने नहीं से नहीं, स्टोन बियर निकल कोई, जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली अगर मैं अभी तक की बातचीत का सारा तथ्य निकालूं, पानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के बहुत लिए, इम्पोर्टेंट स्पेशली है किडनी और उसके लिए किडनी हेल्दी और डाइट के लिए। हाँ जी, यूटीआई हाँ जी, के हाँ जी। लिए, है ना। एक नॉर्मल सफिशिएंट पानी पीने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, जो लोगों को नहीं पता, हाँ जी, हाँ है जी। ना। तो सर एक चीज़ और जाननी थी मैंने यहाँ पे, क्या किडनीज की और भी डिजीजेज होती हैं? हाँ जी। क्या? हाँ जी, बहुत सारी किडनी की तो खैर बहुत सारी डिजीज हैं। एक तो आपने वही बताया शुगर, डायबिटीज़ हाँ। से किडनी फेल हो गई। हम्म। और वैसे आम पब्लिक के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा है, वो तो खैर मेडिकल पर्सन के लिए वो करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हज़ारों बीमारियाँ हैं किडनी की, तो कैंसर से लेकर सब कुछ ओके, हो किडनी सकता में है भी कुछ भी। कैंसर हो सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। स्टोन के कारण कैंसर हो सकता है सर? स्टोन के कारण तो चांसेस कम है, वैसे ही किडनी का कैंसर कॉमन है। ओके। किडनी, ब्लैडर वगैरह कहीं पे भी कैंसर हो, जैसे बड़ा शरीर के दूसरे अंगों में कैंसर होता है, वैसे किडनी में भी हो सकता है, ब्लैडर में भी, जैसे यूरेटर में। सर और ब्लैडर में तो खैर होते ही मोस्ट कॉमन है। उसका रिस्क फैक्टर ये स्मोकिंग या फिर वो जो पर्सन Drink- केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, करते हैं। वो उन लोगों में ज़्यादा होता है। सर मैं अब ये जानना चाह रही थी कि प्रोस्टेट पहले तो होता किन में है? हाँ जी, देखिए, जो प्रोस्टेट है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो है एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन है। तो जैसे फीमेल्स में यूट्रस जो बच्चेदानी होती है, हाँ जी। वैसे ही हर मेल में प्रोस्टेट होता है। ओके। तो प्रोस्टेट जो है वो विथ एज बढ़ता है। जैसे ओके। उम्र के हिसाब से आदमी के शरीर के बाल सफ़ेद होते जाते हैं, वैसे ही एक एज के बाद में प्रोस्टेट बढ़ने ही बढ़ना, वो हर आदमी में ओके। बढ़ता है। प्रोस्टेट का बढ़ना यूजली 50 साल के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसे भी केसेस है 5-10% में जिनमें अर्ली 40s में भी प्रोस्टेट जाता के है। सिम्टम बढ़ जाते हैं, और जो मेडिसिन से नहीं ट्रीट पाते होते हैं, सर्जरी भी करवानी पड़ती है उनके। ओके। हाँ जी। सर जैसे कि हमने प्रोस्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या इससे सेक्स लाइफ पे या फिर उनकी पर्सनल लाइफ पे असर पड़ता है? हाँ जी, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली। देखिए, जैसे प्रोस्टेट बढ़ गया, अगर सिम्टम हो तो रिस्क होता है यूटीआई वगैरह के। ओके। तो अगेन वो पेशेंट को कंफर्ट नहीं होता है,
है ना। अगर वो पेन हो, मिक्सचरेशन प्रॉपर नहीं करे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट करती है। तो सर क्या जो प्रोस्टेट होता है जैसे कि जेंट्स में होते हैं ना, वो अपने ऊपर ले लेते हैं कई बार ये बात कि हमारी मर्दानगी खत्म हो रही है, क्या ये सच है या झूठ है? नहीं, एक्चुअली मर्दानगी तो नहीं, ये तो सेक्सुअल लाइफ पे तो इतना मैंने जैसे बताया कि वो इनडायरेक्टली, कि जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण जो सिम्टम पेन ड्यूरिंग मिक्सचरेशन ये है, तो उसके कारण हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो ये है कि जो ओल्ड एज वाले पेशेंट है उनका ये कंसेप्ट होता है कि जो पेशाब की धार है उम्र के साथ कम होनी है, वो इस चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं कि प्रोस्टेट के कारण कम हो रही है। वो सोच रहे हैं जैसे हमें दिखना बंद हुआ है, वैसे भी 80% पेशेंट वैसे आते हैं कि जो मतलब कि रात को ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं ये तो एज रिलेटेड सिम्टम, ये तो सबको होता है। तो इस चीज़ से वो अनअवेयर होते हैं। जब उनको टेस्ट करवा के बताते हैं कि प्रोस्टेट, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है काउंसिल करके उनको मतलब कि इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए मनाना ये बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि धार नहीं बनती है इससे, बेसिकली आपका यूरिन सही ढंग से पास नहीं होता। जहाँ तक मैंने एक चीज़ और भी सुनी थी कि जब प्रोस्टेट होता है तो एक थैली बन जाती है, जो जिसको आम भाषा में गदूद कहते हैं, कि वो थैली में यूरिन आपका फिल होना शुरू हो जाता है अलग से। तो उसका क्या कारण होता है, और अगर वो थैली बनती है तो उसका क्या साइड इफेक्ट्स हैं? एक्चुअली थैली तो नहीं, जो प्रोस्टेट जो होता है वो जो मेल में होता है, जो जहाँ से यूरिन पास करते हैं ब्लैडर के पास, यूरेथ्रा के चारों तरफ होता है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वो यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर इफेक्ट डालने लगता है, तो उससे फ्लो नहीं बढ़ता है। तो फ्लो नहीं रहेगा तो पेशेंट जो है पूरा अपना ब्लैडर खाली नहीं कर पाता है ना, उसमें यूरिन कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उसको फिर वही बार बार यूरिन आता है। रात को तो कई लोग 8-10 बजे यूरिन जाते हैं। और दूसरा यह है कि जैसे ही वो यूरिन स्टार्ट करेंगे उनको यूरिन पास नहीं होता, 1-2 मिनट वहाँ वेट करना पड़ता है। तो इस कारण जो है उसमें ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जैसे यूरिन उसमें अंदर होल्ड हुआ उसके अंदर आउट पाउचिंग हो जाती है, जो डाइवर्टिकल हो जाता है। तो जो ब्लैडर की वॉल है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। अगर टाइम पे अगर प्रोस्टेट वगैरह का इलाज ना किया जाए तो वो जो वीकेस्ट पाउच बन गया है उसके रप्चर होने का रिस्क रहता है। इसलिए ऐसे पेशेंट को हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल सर्जरी एडवाइस करते हैं। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि प्रोस्टेट से काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो एक प्रोस्टेट का टेस्ट होता है सर, हाँ जी है ना, जिस टेस्ट के ही बहुत ज़्यादा अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहले तो मैं उस टेस्ट का नाम जानना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी, प्रोस्टेट के लिए तो एक सिंपल कारण भी ढूंढना पड़ता है। प्रोस्टेट ये सिंपल बड़ा है या फिर कोई कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया। हाँ जी, 80-90% लोगों में तो सिंपल है, जिसको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, और वो कैंसर के कारण भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए एक तो सिंपल ब्लड टेस्ट होता है PSA, ये एज ए प्रोस्टेट के लिए ट्यूमर मार्कर होता है। तो जो आफ्टर 70s वो सबको एज अ स्क्रीनिंग हम लोग एडवाइस करते ही हैं। और जिनको फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क वगैरह हो, किसी को फैमिलियल टेंडेंसी हो, तो उनमें तो आफ्टर 60 एडवाइस कर देते हैं हम लोग, ताकि अगर कैंसर हो तो थोड़ा अर्ली डिटेक्शन हो। और दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, नॉन इन्वेजिव है। एक टेस्ट ऐसा होता है जिसमें पाइप डाली जाती है अंदर। हाँ जी, यूजली वो प्रोस्टेट के लिए नहीं करते हैं। वो यूरोडायनेमिक स्टडी की बात कर रहे होंगे आपको। वो एक्चुअली जिनके सिम्टम्स जो है मैच नहीं करते हैं प्रोस्टेट के साइज से, जिन लोगों में डाउट हो या प्रोस्टेट के कारण कोई अदर कॉज लगता हो, वो है। लेकिन नॉर्मल जो प्रोस्टेट है वो प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस और मतलब आप सिंपल सोनोग्राफी टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट है कि नहीं है। तो वो टेस्ट यूजुअली सबको रिक्वायर नहीं होता है। हाँ, वो जैसे आपने कहा कि वो एज अर्ली एज में, जैसे प्रोस्टेट मैंने बताया कि 60-70 के बाद बढ़ा, 30-40 में कई लोगों को सिम्टम आ जाते हैं, है ना। तो फिर उन लोगों के लिए कि प्रोस्टेट ही कॉज है कि कोई अदर कॉज है, तो इसलिए उनमें वो एडवाइस करते हैं हम लोग यूरोडायनेमिक स्टडी। तो सर उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? यूजली साइड इफेक्ट तो यहाँ, लेकिन हाँ ये ऑलरेडी जैसे पेशेंट को यूरिन पास नहीं हो रहा है, रिटेंशन वगैरह उसमें रहता ही है, तो रिस्क रहता है कि UTI होने का। मतलब कोई भी पाइप, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी इनको कोई ना कोई सिम्टम्स तो होते ही हैं यूरिन रिलेटेड, यूरिन अंदर रुका ही रहता है। तो फिर कोई भी हम चीज़ के पाइप वाइप अगर डालें तो उसमें उनका रिस्क बढ़ जाता है थोड़ा सा।
तो सर जैसे कि हम प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, मैं इसकी सर्जरी के बारे में आपसे जानना चाहती हाँ जी, हूँ। तो क्या इसकी भी लेज़र के द्वारा, जिसको आम भाषा हाँ जी, में हाँ जी, हम हाँ जी। बोलते हैं कि गुदूदों की लेज़र से सर्जरी हो जाती है बिना कट के, हाँ जी, हाँ जी। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। और आजकल सर्जरी से पहले तो मेडिसिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो गई मार्केट में, ओके। तो सर्जिकल रेट तो वैसे ही 50 to 60% ड्रॉप हो गए हैं जब से ये मेडिसिन आई हैं, ओके। और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो ओके। हम लोग डायरेक्टली सर्जरी के ऊपर तो नहीं, कुछ सिलेक्टेड पेशेंट हैं जिनको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। जैसे पेशेंट को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर वो पेशेंट जो मेडिसिन लेने के बाद में भी उनको कोई इम्प्रूवमेंट ना आ रहा हो, ओके। या प्रोस्टेट के साथ ब्लैडर में कोई स्टोन, या फिर वो जिसको हमने स्टोन की सर्जरी तो करनी है साथ में प्रोस्टेट का भी कर सकते हैं, उन लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी के लिए बोलते हैं। अदरवाइज तो 80% पेशेंट तो मेडिकली ट्रीट होते हैं। मेडिकली ट्रीट हाँ हो जी, हाँ सकते जी। हैं सर, जैसे कि आपने बताया कि मेडिकली भी ये ट्रीट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर्जरी हाँ जी, हाँ जरूरी जी, हाँ है। जी, बिल्कुल। तो सर जैसे कई पेशेंट की सर्जरी भी होती होगी, तो वो कितने दिन में ठीक हो जाते हैं सर्जरी के बाद? यूजली आजकल तो सारी वही डे केयर सर्जरी होगी, जब से वो एडवांसमेंट आई हर स्पेशली इन यूरोलॉजी फील्ड, ओके। है ना। तो इसमें अब तो बॉडी पे कोई कट ही नहीं लगता है, बस सर्जरी के बाद में 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है, और उसके बाद में वो अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर ही सकते हैं। तो सर जैसे मैंने जहाँ तक स्टडी किया इसके बारे में, प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो वो क्यों होता है सर? देख ले, प्रोस्टेट कैंसर तो अगेन वो जेनेटिक कॉज ही है ना, ओके। और एज रिलेटेड, हम्म। तो इसमें ऐसा कोई डाइट उसका रोल नहीं है। बट हाँ, ये है कि हमें ये प्रोस्टेट का जब भी ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर को रूल आउट करना पड़ता है, क्योंकि ओके। दोनों की सर्जरी जो है अलग अलग होती है। ओ, हाँ जी, हाँ जी। प्रोस्टेट की अलग होगी बिल्कुल और बिल्कुल कैंसर बिल्कुल, की हाँ अलग जी। होगी। जहाँ जहाँ इसकी हम लोग जो BPH बोलते हैं, साधारण जो भाषा में बोलें कि गदूद बड़े हुए हैं, तो जहाँ उसकी लेज़र से सर्जरी होती है, तो इसमें हम लोग प्रोस्टेट के अंदर वाला पार्ट निकालते हैं, और जो कैप्सूल रहता है वो इंटैक्ट रहता है बॉडी में। ओके। और अगर कैंसर हो तो उसकी सर्जरी डिफरेंट होती है, वो तो फिर या तो रॉबोट आ गए आजकल, या फिर लेप्रोस्कोपी से पूरा प्रोस्टेट ही निकालना पड़ता है विद कैप्सूल। वो थोड़ी मेजर सर्जरी हो जाती है। ज़्यादा तो हाँ हो जी, जाती है। तो जब भी हम प्रोस्टेट ट्रीट करते हैं, सबसे पहले वही टेस्ट वेस्ट करवा के रूल आउट करना होता है कि जो कैंसर वाले को पेशेंट को एज ए सिंपल लेज़र वेजर सर्जरी के थ्रू ट्रीट ना किया जाए। ओके। सर जैसे कि हम प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं बहुत डीपली, जेंट्स या फिर लोग आना क्यों नहीं चाहते, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहते? हाँ जी, पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं होता है। मैंने जैसे बताया कि प्रोस्टेट में सबसे कॉमन कॉज है कि यूरिन का फ्लो जो है कम हो जाता है। ओके। तो अभी भी जो विलेजर्स वाले पेशेंट जो अनएजुकेटेड टाइप जो होते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि ये तो हमारी उम्र के हिसाब से की बीमारी है। जैसे हमें दिखना कम हो गया है, वैसे उम्र के हिसाब से फ्लो का कम होना भी कम ही है, तो उसको नेचुरली ही मानते हैं। वो उनको अवेयर ही नहीं होते हैं कि ये कॉज भी हो सकता है, और इसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक भी किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं अपने ऑडियंस को इस बात पे ये बोलना चाहूँगी कि जैसे बाल काले किए जा सकते हैं अगर सफ़ेद हो गए हैं, तो इसी तरह प्रोस्टेट का भी इलाज हो सकता है अगर आप कराना चाहो, है ना? सर ऐसा होता है, मैं अभी पेशेंट पे आती हूँ आपके, क्योंकि एक UTI हो गया, या फिर किडनी भी कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन से ही, ऐसे ऑर्गन से जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, प्रोस्टेट भी ऐसा ही हो गया। जैसे लेडीज शर्माती हैं, क्या ऐसे होता है कि जेंट्स भी नहीं आ पाते आपके पास, जहाँ आते हैं तो खुल के बात नहीं कर पाते? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे इस टाइम? सबसे पहली बात तो यही है कि जब तक आप बात नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा, है ना। बातचीत से ही समस्या का पता लगता है। हाँ जी, कई चीज़ें हम जिनको नॉर्मल बोलते हैं वो बहुत बड़ी बीमारी भी होती हैं जिसको हम लोग लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए जब भी आपको कोई दिक्कत वगैरह आती है। तो जैसे हम प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, क्या ये यूरिन जब कोई भी करता है, जेंट्स जब भी यूरिन करता है, क्या उस गलत यूरिन पास करने से भी प्रोस्टेट होते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, यूरिन होल्ड करने से ये तो मतलब एज रिलेटेड आपको होनी है, मतलब कि तो नेचुरल प्रोसेस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे ये बस आप इसी से अंदाज़ा लगाए कि 60 के बाद में 60% को, 70 के बाद में 70% लोगों को होनी है, और 80 की एज में 80% लोगों को ये सिम्टम्स आने हैं प्रोस्टेट के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसमें और ये साइज भी मैटर नहीं करता है ना। कई लोग बोलते हैं मेरा प्रोस्टेट तो छोटा है, मैं क्यों कराऊँ। तो मोस्टली सिम्टम
मैटर करते हैं। अगर Okay. आपको पेशाब में रुकावट हो रही है, दिक्कत हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा, तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है। भले इस- आपका प्रोसेस 100 ग्राम में आपका फ्लो नॉर्मल है, Okay. तो उसके लिए भागने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होते हैं, बोलते हैं मेरा दूध बढ़ गया, प्रोस्टेट बढ़ गया, डॉक्टर साहब हमें ट्रीट करो। तो ट्रीट तभी करेंगे जब सिम्टम आएंगे। जब आपको सिम्टम नहीं है तो ट्रीटमेंट का कोई वो भी नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल। सर जैसे लेकिन हाँ जी वही, अगर प्रोस्टेट छोटा है 20 ग्राम, बोलते मेरे तो है ही नहीं, साइज़ ही नहीं है। अगेन अगर सिम्टम है तो सिम्टम रिलीव करना ही पड़ेगा। ज़रूरी होता है, वो मेडिसिन या फिर सर्जरी से ही होंगे। क्या प्रोस्टेट के कारण लीकेज होनी शुरू हो सकती है? हाँ जी, यूरिन प्रोस्टेट लीकेज के कारण ओवरफ्लो, जैसे प्रोस्टेट में यही होता है कि यूरिन अंदर होल्ड रहता है, तो जैसे टंकी भरने के बाद में ओवरफ्लो हो जाती है, उस टाइप की लीकेज प्रोस्टेट में हो जाती है। नहीं, मतलब रेगुलर लीकेज होती है? नहीं, वो प्रोस्टेट तो यूजुअली पेशाब रोकता है। ओके, ना कि रेगुलर लीकेज जो है वो मतलब प्रोस्टेट सर्जरी के बाद किसी किसी में हो सकती है, वो भी टेम्परेरी होती है। ओके, आफ्टर सर्जरी जब हम प्रोस्टेट निकालते हैं तब तो वो भी मोस्टली एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो जाती है। लीकेज की समस्या तो मेन वही, जैसे मैं बताया था, पेल्विक मसल फ्लो जो है वो वीक हों आपके, ओके, जो तब ये हो सकता क्योंकि ये उनका काम ही ये है आपको जैसे मोशन होल्ड करके रखना, यूरिन और मोशन। जब भी उनमें कोई वीकनेस आती है, जैसे आपने बताया था डायबिटीज़ में, हाँ, तो डायबिटीज डायबिटीज़ में वो मसल का डायबिटीज के साथ साथ क्या ब्लड हाँ जी। प्रेशर में भी ये प्रॉब्लम आती है? हाई ब्लड प्रेशर में? हाई ब्लड प्रेशर में यूजुअली किडनी के ऊपर इफेक्ट करती है। ओके। हाँ जी, लीकेज विकेज से तो लिंक नहीं है उसे। सर मैं अभी और आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ। हमने यूटीआई के बारे में बात किया, हमने जेंट्स और लेडीज़ दोनों के ऑर्गन्स के बारे में बात किया, है ना, पर्सनल ऑर्गन्स के बारे में। तो क्या इनको सेफ किया जा सकता है इनकी हाइजीन करके, या फिर कुछ ऐसा कोई सिस्टम है जिससे ये ना यूटीआई हो, ना स्टोन हो, ना प्रोस्टेट हो? कुछ ऐसा है? देखिए हाँ, बिल्कुल रिस्क तो कम किया ही जा सकता है। Okay. बिल्कुल ना हो ऐसा तो खैर पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, हम्म, है ना। तो हाँ, मतलब लोकल हाइजीन वगैरह से यूटीआई डेफिनेटली कम होगा, बट ये लोकल हाइजीन अगेन स्टोन से रिलेटेड नहीं है, है ना। ये तो यूटीआई जो है इसमें हेल्पफुल कर सकती हैं। स्टोन तो फिर वही अगेन जो वाटर इनटेक जैसा हमने बताया। हाँ। और प्रोस्टेट क्यों होता है सर? उसका प्रोस्टेट भी हाँ जी एज रिलेटेड है। इसका हाँ कुछ जी, ऐसा इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ इसका जी, हाँ कोई जी। लिंक नहीं है। सर मैं अब आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में जानना हाँ जी। चाहती हूँ। पहले तो आप बताओ कि आपके घर में कौन कौन है, और क्या आपकी वाइफ भी डॉक्टर है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे मतलब वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं। ओके। बड़ा बेटा है 11 साल का और छोटी बिटिया है ओके। 9 साल की। आपकी वाइफ डॉक्टर हाँ है जी, हाँ सर? जी, वो एनेस्थेटिक हैं, ओके। जो सर्जरी में बेहोश करते हैं लोगों हाँ को। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, वो सर एक चीज़ मैं जानना चाहती थी, क्या आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर ऑपरेशंस की बात करती हो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता? यूजुअली डॉक्टरों को तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता है और डाइनिंग टेबल पे भी साथ बात करना भी एक लक फैक्टर होता है। कभी हॉलीडे पे जाएं तो ही पॉसिबल हो पाता है, ओके। अदरवाइज टाइम ही नहीं मतलब टाइम होता। ही मैच नहीं कर पाता है। ओह। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात 90% तो मैं मतलब टिफ़िन लेके जाते हैं, तो मॉर्निंग का लंच तो सेपरेट ही होता है। ओके। और जैसे कि आपने बोला कि एज अ डॉक्टर क्या आप अपनी हेल्थ केयर पे ध्यान देते हो? हाँ जी, देना ही पड़ता है। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं होता है तो आप कोई परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हाँ, है ना? ये भी बात बहुत हाँ सही जी, है। फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। फिटनेस है तो लाइफ जीने का मज़ा है, अदरवाइज़ तो लाइफ स्टाइल अगर हमारा हाँ जी, चेंज हाँ हो जी, हाँ जाता है जी। तो हमारी लाइफ अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगी सर, आजकल टेली मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, पहले फॉरेन में होता था। हाँ जी, क्या पहले तो मुझे टेली मेडिसिन के बारे में आप बताओ कि होती क्या है? एक्चुअली टेलीमेडिसिन हाँ अब काफ़ी पॉपुलर हो रही है, स्पेशली जो अपर ग्रुप में। इवन टेली सर्जरी भी है। ओके। टेली टेली मतलब सर्जरी भी? इसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बस वैसे ही है जैसे आपको कोई सपोज़ कोई फेमस सर्जन है यूएसए में, आपको उन्हीं के थ्रू सर्जरी करवानी है, ओके। तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आपकी सर्जरी जो है बॉम्बे में भी हो सकती है। ओके, चंडीगढ़ बैठ के? हाँ जी, हाँ मतलब वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बस। ओके, बेसिकली डॉक्टर कोई और करेगा, वो उनको बिल्कुल। बताते रहेंगे? नहीं नहीं, वो डॉक्टर परफॉर्म वहाँ पे करेगा, रोबोट पे करेगा, ओह। लेकिन ट्रांसफ़र यहाँ पे पेशेंट के ऊपर होगा। यहाँ पे एक अलग टीम होगी, ओके। बट मेन स्टेप जो होंगे वो डॉक्टर वहीं पे एक कंसोल पे बैठ के वो सर्जरी ही करेंगे। ओह, हाँ जी, हाँ जी। ये तो मुझे नहीं लगता कि हमें हाँ पता जी, हाँ जी। होगा। बहुत मतलब सर ये क्या सही है या गलत है? ना सही है अगर देखा जाए तो।
बट हाँ, रिस्क तो रहता है पेशेंट का, मतलब स्पेशली इसमें तो सब कुछ नेटवर्किंग पे डिपेंड है। अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती दिक्कत आ सकती है। बट यूजुअली अभी वो ट्रायल बेसिस पे है, यहाँ पे बैकअप सारी तैयार होता है। ओके, आपने अभी तक कोई टेली सर्जरी की है? नहीं नहीं नहीं, अभी मतलब अभी ये जो पहली बात तो स्मॉल सेंटर पर तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। ये इंस्टीट्यूशन की बात है। ओ, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। सिर्फ बीइंग अ डॉक्टर कितना डिफ़िकल्ट रहता है पेशेंट के साथ और उनको बीमारियां समझाना, क्योंकि आपकी तो जो प्रोफेशन है हाँ जी। वो एज अ यूरोलॉजिस्ट है, तो यूरिन से रिलेटेड या फिर प्रोस्टेट से रिलेटेड या फिर किडनी स्टोन से रिलेटेड कितना मुश्किल रहता है आपको? देखिए, जो आजकल काफ़ी लोग की अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी लोग तो काफ़ी सर्च करके ही आते हैं। हम्म तो ऐसे जो सिटीज़ के पब्लिक है उनको तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते ना, लेकिन जो गांव से आते हैं बैकग्राउंड से, जो उस बैकग्राउंड से, तो उनको तो हर चीज़, मतलब किसी चीज़ का तो उनको नॉलेज नहीं होता, हर चीज़ डिटेल में ही समझानी पड़ती है। ये आपका ऑर्गन है, ये डिजीज़ है, ये ट्रीटमेंट सही है, ये सही गलत है है। या गलत है। तो स्पेशली जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनको समझाने में तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें आती है ना। एजुकेटेड पर्सन तो आजकल 60-70% तो नेट पे सर्च करके आ हाँ। जाते हैं, बस उनको हमें उनकी क्वेरी सॉल्व करनी होती है। भी क्या क्या अदर है? उधर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो लेके ही आते हैं सारे। ओके सर, बीइंग अ डॉक्टर, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी डॉक्टर बने? बिल्कुल। मैं अपने प्रोफेशन को फुल्ली इंजॉय करता हूँ। ओह वेरी हाँ जी, हाँ गुड। जी। समटाइम्स होता है ना कि लोग अपने हाँ प्रोफेशन जी। को ही नहीं प्यार करते, हाँ जी, हाँ बाकी जी। सारा ही दुनिया सारी हाँ सेट जी। होती है नहीं उनकी। नहीं नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रोफेशन से। हाँ जी। तो और जो बच्चे भी यूजली वही देख देख के, स्टार्टिंग में उनका माइंडसेट कुछ होता है, लेकिन अब धीरे धीरे पूछने जाओ तो अगेन दे सेट, पापा हमें भी डॉक्टर ही डॉक्टर बनना ही है। बनना है ना? तो डॉक्टर बनना कितना डिफिकल्ट था आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में? जी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। स्टार्टिंग में तो जब हम स्टार्ट करते हैं एमबीबीएस में, तभी मतलब उस ज़माने में तो और भी मुश्किल था कि सीट्स इतनी कम होती थी, और मेडिकल कॉलेज पूरे स्टेट में एक या दो ही होते थे, और रैंक बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, और ऐसा लगता था कि एमबीबीएस कर लो तो सब कुछ हासिल हो जाता है। हाँ, लेकिन वो बहुत बिगिनिंग वाला स्टेप होता है ना। उसके एमबीबीएस बाद करने के बाद स्पेशलिस्ट। एमएस, उसके बाद में, और उसके बाद में तो बस जैसे जैसे आप बढ़ते हो फिर यही लगने लगता है कि पीछे की लाइफ तो बहुत ईजी थी। सिर्फ जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है, आप अपनी फैमिली के फर्स्ट डॉक्टर थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितना प्राउड फील होता है फैमिली को? बहुत अच्छा लगता है फैमिली वालों को। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना मेरे फैमिली वालों के कि मैं बनूंगा, वो डॉक्टर और बनोगे डॉक्टर बन गए, और क्योंकि अपनी हमारा मेहनत प्योर से। ही है, हाँ, ये एग्रीकल्चर फील्ड था। हाँ, तो सर जैसे आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर हो, आप अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हो, तो आप मेरी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहोगे, चाहे वो यूटीआई के लिए चाहे वो डॉक्टर बनने के लिए? मैं दोनों के लिए अलग अलग संदेश चाहती हूँ कि जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, पहले तो आप ये यूरिन बताओ। रिलेटेड तो हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर ही हाँ। चुके हैं आगे। बाकी हाँ, मतलब कि कोई भी प्रोफेशन करने हार्ड वर्क तो मस्ट है। लाइफ में कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है ना। मेहनत करते जाओ, आगे सफलता मिलती ही जाती है। सर मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपसे कोई मेरी ऑडियंस में जानना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो वो कहाँ आ सकता है और किस नंबर पे बात कर सकता है? देखिए, मेरा 1 साल से मैंने पहले तो मैंने जैसे आपको बताया था कि रूमिंग प्रैक्टिस से मेरे काफ़ी घूमना पड़ता था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने 2016 में जो गाड़ी ली थी वो भी 6 लाख से ऊपर चल चुकी है। ओके। और जैसे पहले ही बताया, 28,000 से ज़्यादा सर्जरी कर दी है, और लास्ट ईयर ही मैंने अपना हॉस्पिटल ओपन किया है सेक्टर 26 पंचकुला में, ब्राइट किडनी केयर के नाम पे। ओके। बिल्कुल 26-27 डिवाइडिंग पे है, जस्ट अपोजिट टू हर्बल पार्क एंट्री गेट। ओके। तो अगर किसी को अगर मिलना है। मिलना हो या यूटीआई जैसे हमने ये हाँ। प्रॉब्लम डिस्कस कर दी, हाँ। इसके रिलेटेड अगर बात करनी है तो वहाँ पे आ सकते हैं ओके। ओपीडी में, या डायरेक्टली फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अपना नंबर भी प्लीज़ दे दो। हाँ जी, 999 222 9177। ओके। अगर मेरे ऑडियंस को, किसी को, व्यूअर्स को आपसे मिलना हो तो वो ब्राइट किडनी हॉस्पिटल पंचकुला सेक्टर हाँ जी, 26 में जा सकता है। पहले वो गूगल भी कर सकता है हाँ आपको, जी। और मिल भी सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। मैं इस इंटरव्यू के बाद तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी ऑडियंस को
कि अपनी प्रॉब्लम्स को चाहे वो किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो, नहीं छुपाना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने प्रोस्टेट के बारे में बताया, यूटीआई के बारे में बताया, या फिर किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने जो भी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, अगर डॉक्टर बोधराज जी के पास जाना चाहते हो तो उनके पास भी जाके मिल सकते हो। अगर आपके आसपास कोई और डॉक्टर भी हैं, उनसे जाके मिलो और बेझिझक होकर अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करो, क्योंकि एक अच्छी हेल्थ ही एक अच्छी जीवन को जन्म दे सकती है, आपकी अच्छी लाइफ को बढ़िया बना सकती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता। और सर आपका बहुत 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 शुक्रिया। अच्छी बात कही आपने एंड में, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप पॉडकास्ट विद शालू को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ साथ में आप सारे सब्जेक्टों की मास्टरी कर लोगे। जब मास्टरी कर लोगे तो जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। शुक्रिया।